नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। तो दोस्तों, हम जैसा कि पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का इतिहास चालू किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण डिवाइस और कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में जाना था। उसी क्लास को हम बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जनरेशनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो समय के अनुसार क्या हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो बदलाव आए, उन्हीं के अनुसार हमारी पीढ़ियाँ हुई। तो कंप्यूटर में यदि हम बात करें तो टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई। कितनी? 5। पहली, दूसरी, तीसरी। तो प्रत्येक एक टाइम पीरियड के साथ या तो किसी हार्डवेयर में बदलाव हुआ या किसी सॉफ्टवेयर में बदलाव हुआ। उन्हीं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम इन पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे कि पहली पीढ़ी में ऐसा महत्वपूर्ण हार्डवेयर कौन सा था, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा था, सेकंड पीढ़ी का महत्वपूर्ण हार्डवेयर कौन सा है, सेकंड हार्डवेयर कौन सा है। तो इनकी शुरुआत हमारी हुई थी जब हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, एनियक। पिछली क्लास में हमने एनियक के बारे में जाना था। उसी में से शुरुआत हुई थी पहली पीढ़ी की। उस पहली पीढ़ी का जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात नलिका। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी है पीढ़ियों की। तो पहली पीढ़ी की जो टाइमलाइन है दोस्तों, वो ध्यान रहे 1942 से लेकर के और 1955 तक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रत्येक पीढ़ी की टाइमलाइन याद रखनी है कि कौन सी पीढ़ी कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। तो पहली पीढ़ी की टाइमलाइन है 1942 से 1955 और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो थी निर्वात नलिकाएं। ये आकार में, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि जो हमारा एनियक था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो एक बड़े हॉल के बराबर था। तो बड़े हॉल के बराबर यानी कि साइज में बहुत बड़े होते थे और स्पीड बहुत धीमी होती थी। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था कि आकार बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था और स्पीड इनकी क्या थी, बहुत ही स्लो थी। तो ऐसे ही इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में लगभग 18,000 निर्वात नलिकाएं एक कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। तो निर्वात नलिका से रिलेटेड एक ही बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स है, इसकी जो इन्वेंट की गई थी, ये कब की गई थी, खोज कब की गई थी? तो ये दोस्तों ध्यान रहे 1904 के अंतर्गत जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। क्या नाम है उनका? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये देखिए 1904 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था। तो आपको याद होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब्स, और पूछ ले वैक्यूम ट्यूब्स की खोज कब की गई थी? तो 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। दूसरा एक होता है इनका पेटेंट लेना। क्या? पेटेंट। तो पेटेंट के बारे में ध्यान रहे, वैक्यूम ट्यूब्स का पेटेंट 2 साल बाद यानी कि 1906 के बाद लिया गया है। तो ये भी एक ईयर आप याद रख सकते हैं। काफ़ी बार ऑप्शन में आपको 1904 ने मिल करके क्या मिल जाएगा, 1906। एक तो होता है इन्वेंटिंग की ईयर कि कब इसको बनाया गया था, तो वो है 1904, और कब इसको पेटेंट करवाया गया था, कब पहली बार इस्तेमाल लेना चालू किया, तो वो है आपकी 1906। और इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे ज़्यादा यूज की गई जो भाषा थी वो है मशीन भाषा, जो हमारी बाइनरी नंबर से बनी हुई होती है, या हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, जिसे आज भी हमारा कंप्यूटर समझता है। तो वर्तमान में भी जो कंप्यूटर समझता है वो लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। साथ ही साथ कुछ कंप्यूटरों में असेंबली लैंग्वेज भी यूज की गई। तो 2 भाषाएं यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, एक मशीन भाषा और एक असेंबली भाषा। कुछ कंप्यूटर हैं जिनके नाम हम आपको बता दें, एक है आपका एनियक, एक है एडसेक, एडबैक, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फुल फॉर्म थी, उनके इन्वेंटर कौन थे, बनाने वाले कौन थे? यूनिवैक था, मार्क 1 था, एबीसी था। ये सब हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं दोस्तों। ध्यान दे लें कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है ये? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। साथ ही साथ हमने इसी टाइम पर जाना था कि इन पीढ़ी के कंप्यूटर में जो निर्देश दिए गए थे, यानी इनपुट और आउटपुट जो दिए जा रहे थे, वो पंच कार्ड के द्वारा दिए जा रहे थे, और मेमोरी को स्टोर करने के लिए, आंकड़ों को सहेजने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जा रहा था। तो 2 डिवाइसों के नाम ध्यान रखने हैं कि निर्देश देने वाली या लेने वाले, यानी इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने वाली डिवाइस कौन सी थी, या लेने वाली कौन सी डिवाइस थी? तो वो है पंच कार्ड, जिसके जनक हमने जाने थे हरमन हॉलरिथ थे। ये विशेष ध्यान रखना है, हरमन हॉलरिथ का नाम। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि मेमोरी स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की गई थी, तो उसका नाम है दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है पहली पीढ़ी के बारे में। एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे, पहली पीढ़ी में विशेष क्या बातें रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को कब बनाया गया? 1904 में। किसके द्वारा बनाया गया? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया। लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की गई? तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दूसरा, निर्देश देने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल ली गई? पंच कार्ड। मेमोरी को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल ली गई? तो ध्यान रहे आपका मैग्नेटिक
ड्रम, चुंबकीय ड्रम। कौन कौन से कंप्यूटर हैं, तो वो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जो फर्स्ट है, देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, पहला डिजिटली कंप्यूटर था EDSEC, पहला स्टोरेज कंप्यूटर था EDSEC, फुल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। तो इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट जनरेशन खत्म हुई 1955 में, सेकंड जनरेशन की शुरुआत होती है। सेकंड जनरेशन का जो बड़ा चेंजेस था वो ये था कि निर्वात नलिका के स्थान पर, यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। किसका? ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर जो है हमारी एक अर्धचालक से बनी हुई डिवाइस होती है, जिसका आविष्कार ध्यान रहे विलियम शॉकले और जॉन वार्डिन के द्वारा 1947 में किया गया। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ट्रांजिस्टर, पहली बात तो निर्वात नलिका की जगह पर, तो मेन हार्डवेयर कौन सा हो गया, मेन कंपोनेंट कौन सा हो गया द्वितीय पीढ़ी का? ट्रांजिस्टर हो गया। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो वो दो नाम हैं आपके, विलियम शॉकले और जॉन वार्डिन के द्वारा। कब किया गया है? 1947 में किया गया है दोस्तों। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ अब बात आती है लैंग्वेज की, कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हमने द्वितीय पीढ़ी में किया। तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में एक तो असेंबली भाषा मुख्य भाषा थी, साथ ही साथ यहाँ पर दो उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। वो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक है फोर्ट्रॉन और एक है कोबॉल। ध्यान रहे, फोर्ट्रॉन और कोबॉल, दो उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ है? द्वितीय पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि मेमोरी का स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, तो वो है आपकी चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। दोबारा से सुने, ध्यान से सुने, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? मेमोरी स्टोर करने के लिए, मेमोरी डिवाइस के रूप में। लैंग्वेज कौन सी उपयोग की जा रही है, तो मुख्य भाषा है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। और उच्च स्तरीय भाषाओं में हमारी दो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जिनका नाम है, एक है आपकी फोर्ट्रॉन और एक है कोबॉल। ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन इस्तेमाल की जाती थी, और ये हमारी बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल की जाती थी। कोबॉल किस उद्देश्य से? बिजनेस के उद्देश्य से की जाती थी। दूसरा, साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेसर्स आने लगे, यानी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करने वाले। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो बैच नाम से पता चल रहा है ये क्या करता था, एक समान डेटा के पहले ग्रुप बनाता था और फिर एक समय में एक ही ग्रुप को प्रोसेस करता था, एक समय में एक ही ग्रुप को प्रोसेस करके कंप्लीट करता था। इसका ड्रॉबैक ये था कि एक बार यदि यूजर के द्वारा आपने प्रोसेसिंग चालू कर दी तो उसको फिर आप एंड नहीं कर सकते, उसका सारा कंट्रोल उसी के कर्नल के पास में होता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। तो ज़्यादा डिटेल से चर्चा हम आगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी ध्यान इतना दे लेना है कि द्वितीय पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम पर किसका इस्तेमाल किया गया था, वो है नाम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इसके जो दूसरे मेन पार्ट थे कि इसमें कंप्यूटर कौन कौन से आए हैं, तो कंप्यूटर देखो, IBM का एक मॉडल नंबर था 703, IBM का कौन सा था? 703। ऐसे ही हमारा IBM का एक और था जो था 1402। ये नाम है आपको जो सीधे सीधे ध्यान में रखने हैं, 703 और 1402। IBM का ही 1602। हनीवेल, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला था क्योंकि कॉमर्शियली बहुत यूज हुआ था इसका, हनीवेल का, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। तो यदि यहाँ से ऑप्शंस आते हैं तो आपको सबसे पहले, जैसे अभी पटवारी में ये पूछ लिया जा चुका है, IBM 1402 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रहे ये किसके अंतर्गत है? द्वितीय पीढ़ी में। और सेम यही नाम दोबारा से कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम में भी पूछा गया था राजस्थान की में, कि IBM 1402 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपको कंप्यूटर टीचर की एग्जाम में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ एक है CDC 3600। CDC वो कंपनी है जिसने दुनिया को पहला सुपर कंप्यूटर दिया था, उस कंपनी का नाम है CDC। तो ये कंप्यूटरों के नाम आपको द्वितीय पीढ़ी में भी ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं पहली और दूसरी पीढ़ी के, दोनों के ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हम तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी में हमारे पास ट्रांजिस्टर को हटा करके IC का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस किया? सीधा सा क्वेश्चन बनेगा IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर बात आती है IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रहे, जे किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा? किल्बी, जे किल्बी।
ये नाम है वैज्ञानिक का जिन्होंने इसको बनाया है आईसी को। आईसी एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से बनी हुई चिप होती है। ध्यान रहे आविष्कार हुआ था इसका 1958 ईस्वी में। उस चिप के अंदर बहुत सारे रजिस्टर ट्रांजिस्टर बने हुए होते हैं जिनसे हमारी यानी बहुत सारे कंपोनेंट एक छोटी सी चिप में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा इस चिप का फ़ायदा क्या हुआ कि कंप्यूटर की साइज़ बहुत कम होती गई और उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ती गई। तो ये तृतीय पीढ़ी का मेन रोल अदा करने वाले कंपोनेंट साबित हुआ आईसी। दूसरी बात करते हैं आईसी के साथ साथ कि इस पीढ़ी में हमने जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए डिवाइस यूज में ली गई थी वो हमारी मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क की थी। साथ ही साथ प्रोसेसर के तौर पर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए वो थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाषा की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो पूरी तरह से उच्च स्तरीय भाषा थी। कौन सी? उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाषा इस पीढ़ी में जो आई थी वो थी सी लैंग्वेज। 1972 में 1972 में सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी, वो हमारी तीसरी पीढ़ी की ही देन है। तो यहाँ पर आप मेन इनकी बातों को ध्यान में रखेंगे। दोबारा से सुने, तीसरी पीढ़ी में हमने क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? आईसी के द्वारा। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी होती क्या है? तो सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है। जहाँ ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं हो तो दूसरा नाम जर्मेनियम होगा। यानी दो ही सेमीकंडक्टर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक है आपका सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमारा जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, लास्ट का क्वेश्चन था और पूछा गया था कि जो सेमी चिप होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आंसर क्या था उसका? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो 1958 में जे.एस. किल्बी ने किया था। तो ये भी हम लाइन आपको बता चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई तो कौन से आ गए यहाँ पर? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो टाइम शेयरिंग का मतलब था अभी हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही बैच, एक ही ग्रुप को, जो भी एक समान डेटा का ग्रुप था उसी को प्रोसेस कर रहे थे। यहाँ पर हम एक साथ मल्टीपल ग्रुप को प्रोसेस करेंगे लेकिन सभी के बीच में इक्वल टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भाषा की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ कौन सी भाषा यूज हुई है? उच्च स्तरीय भाषा यूज की गई है। उच्च स्तरीय भाषा में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जो भाषा थी वो थी सी लैंग्वेज। सी भाषा सभी ने नाम सुना होता है, C++, जावा, इस तरीके से। तो सी भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? डेनिस रिची के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया है। कब? 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ पर किया गया? तो ये एक लेबोरेटरीज थी, फिजिक्स की जैसे लैब होती है ऐसे लैब थी जिसका नाम था बेल लेबोरेटरीज। तो उसके अंतर्गत डेनिस रिची ने इसका आविष्कार किया था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटरों के नाम हैं जो तृतीय पीढ़ी में आए थे, जैसे IBM का ही वापस 360। मॉडल बदलता है कंपनी, जैसे आप फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन में आता है कि सैमसंग S12 है, S13, तो कंपनियां तो वही गिनी चुनी होती हैं, बस उनके मॉडल अपडेट होते जाते हैं, नया नया मॉडल आता जाता है। ऐसे IBM ने बहुत सारे कंप्यूटर निकाले। एक और कंपनी ICL 1900, एक है बैक्स 750। तो कई सारे यहाँ पर हमारे पास में क्या आ चुके हैं? कंप्यूटर। और बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला आ चुकी थी कंप्यूटर की, तो बहुत ज़्यादा नाम आप याद नहीं करने, बस लिमिटेड एक दो जो रेगुलर चर्चा में रहने वाले थे वो नाम आपको ध्यान में रखने। फिर बात करते हैं हम चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी में आईसी को भी रिप्लेस किया गया। रिप्लेस किया, उससे एक टेक्नोलॉजी बना दी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम एक साथ लाखों आईसी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी चिप तैयार की गई कि एक ही चिप के अंतर्गत लाखों आईसी एक स्थापित कर सकें। तो वहाँ से हमारे पास आई BLSI तकनीकी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी। साथ ही साथ इसी पीढ़ी में एक और चिप आई जिसे नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा दोस्तों चौथी पीढ़ी। तो पहली माइक्रो प्रोसेसर युक्त पीढ़ी है 4th जनरेशन। साथ ही साथ कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? तो ध्यान रहे दोस्तों, इंटेल कंपनी। कौन सी है? इंटेल। और उसने अपने नाम के साथ एक मॉडल जोड़ दिया 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो इस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। तो ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि आईसी को किसने रिप्लेस किया है? अब माइक्रो प्रोसेसर ने। और मल्टीपल आईसी को एक साथ कनेक्ट करने वाली जो तकनीकी थी उसको नाम क्या दे दिया? BLSI, जिसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ध्यान रहे, इसके बारे में छोटी सी बात आपको दो और बताना चाहूँगा। एक तो होती है SSI, एक शब्द आता है MSI, कि इनका उपयोग कहाँ हुआ है।
तो ये है कुछ नहीं, आईसी है। देखो एक तो मैं बोलता हूँ कि 10-20 आईसी को एक साथ कनेक्ट कर दो, एक 100-200 आईसी को एक साथ कनेक्ट कर दो, एक लाखों आईसी को एक साथ कनेक्ट कर दो। तो लाखों आईसी का मतलब तो हो गया वेरी लार्ज। और यदि मैं बोल रहा हूँ 10-20 आईसी को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल। क्या? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और एमएसआई के लिए हम बोलेंगे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ बातें हैं। अब जब बात आ रही है स्मॉल और मीडियम की, तो ये तो वापस थर्ड जनरेशन में ही रह जाती है। जो छोटे लेवल की तकनीकी थी आईसी की, वो थर्ड जनरेशन की है। जैसे ही हमने लाखों आईसी की बात की, वो हमारा फोर्थ जनरेशन है। और यहाँ पर अब पूरी तरह से जो कंप्यूटर थे एकदम माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बहुत कम साइज में आने लगे, बहुत तेज़ गति से वो काम करने लगे, ठीक है कि नहीं। दूसरा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आने लगे वो थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम आज के टाइम में विंडो इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैसे हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम एक क्लिक करते हैं और हमें तुरंत रेस्पॉन्स प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हम यूज करने लगे। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। और देखो माइक्रो प्रोसेसर को दूसरा माइक्रो चिप भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, हार्ट, जो भी आप बोलेंगे वो सब किसके नाम है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। इसकी देन है कि कंप्यूटर की साइज इतनी है कि आज आप एक हथेली में लेकर के घूम सकते हो। ये सब माइक्रो प्रोसेसर की देन है दोस्तों। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये बात ध्यान रखने की पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटेल 4004, जो कि 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। दूसरा आपको इसके जनक के नाम भी ध्यान में रखने हैं, जो कि है हमारे टेड हॉप और मार्सन हॉप, दो ब्रदर्स थे। हॉप ब्रदर्स इनके बारे में कहा जाता है कि हॉप ब्रदर्स के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। तो दोनों के नाम अच्छे से ध्यान कर लें, टेड हॉप और मार्सन हॉप। यही बातें आपको चौथी पीढ़ी के बारे में ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास में डिस्क है, देखो मैग्नेटिक डिस्क भी थी, मैग्नेटिक टैप भी थी, और सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पर भी आने लगी। कैसी? सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी चिप के रूप में मेमोरी का भी यहाँ पर इस्तेमाल हम करने लगे थे। दूसरा बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स आए थे जिनकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ इसी पीढ़ी में हमारी दो बड़ी कंपनी आ चुकी थी, एक माइक्रोसॉफ्ट और एक एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी 1975 में आ चुकी थी और एक एप्पल आपकी 1976, एक साल के गैप में। उन्होंने इस पीढ़ी के अंतर्गत चौथी पीढ़ी में क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक से एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इधर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो ये जो टाइम लाइन है हमारा 74 से लेकर के 89, फोर्थ जनरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम लाइन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन इसी पीढ़ी में हुए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसका हम वर्तमान में जी रहे हैं। हम और आप जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का सिस्टम है। इसमें हमने करोड़ों आईसी को एक साथ स्थापित किया। अब देखो हमने अभी बात की कि लाखों आईसी एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं BLSI। अब मैं बात कर रहा हूं कि करोड़ों आईसी आप एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो करोड़ों आईसी एक साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये हमारी ULSI तकनीकी आ गई थी कौन सी पीढ़ी में? 5वीं पीढ़ी में। और इसी पीढ़ी में जो सबसे खास चीज़ आई थी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, यानी कि कृत्रिम दिमाग, जिसकी बदौलत है रोबोटिक्स। यानी वर्तमान में यदि AI को देखा जाए तो हर चीज़ AI पर निर्भर होती जा रही है। तो AI का इस्तेमाल पहली बार कौन सी पीढ़ी में हुआ है, तो वो भी ध्यान रखें कौन सी है? 5वीं पीढ़ी। दूसरा मोबाइल कम्युनिकेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऐसी हजारों आपकी तकनीकी जो फिफ्थ जनरेशन का यूज है। इंटरनेट है वो भी फिफ्थ जनरेशन की देन है। यानी वर्तमान में आपने जितने भी चेंजेस देखे हैं, जो आप ब्राउज़र्स वगैरह पढ़ते हैं, सर्च इंजन, ये इंटरनेट के जितने भी हमारे क्रांतिकारी कदम है वो सब फिफ्थ जनरेशन में, और आने वाले जो भी चेंजेस होंगे वो भी किस में होंगे? फिफ्थ जनरेशन में होंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि आज के टाइम का जो कंप्यूटर है सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है। एक आपने खबर पढ़ी होगी, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं यहीं से, रोबोटिक्स पर आधारित वो क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है 1-2 एग्जाम में, आगे हम इसकी बार बार चर्चा करते रहेंगे। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था जिसको मानव यानी नागरिकता प्राप्त है किसी देश की? इंसानों की तरह व्यवहार करने वाला ऐसा रोबोट जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त है, तो ये सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया एक सोफिया नामक रोबोट था दोस्तों। तो वो किसकी देन है? AI की देन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की देन है, ठीक है। तो आने वाले जितने भी चेंजेज हैं इंटरनेट से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके मोबाइल से रिलेटेड हों,
चाहे आपकी वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आप करते हो, वो सब आपके 5th जनरेशन की देन है। तो इस तरीके से हमने ये 5 पीढ़ियों के बारे में आज चर्चा की। दोबारा से देख लें। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 5 पीढ़ियों की टाइमलाइन। तो टाइमलाइन दोबारा से सुन लें। फर्स्ट जनरेशन की टाइमलाइन क्या थी, 42 से 55, 42 से 55। सेकेंड जनरेशन की टाइमलाइन क्या थी दोस्तों, 55 से 64, 55 से 64। थर्ड जनरेशन की यदि हम टाइमलाइन की बात करें तो 64 से लेकर के 75, 64 से लेकर 75। और फोर्थ जनरेशन पर आएंगे तो 75 से 89। और फिफ्थ जनरेशन पर आएंगे तो 89 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो सब 5th जनरेशन का हिस्सा है। मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो पहली पीढ़ी का कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड पीढ़ी में रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर के द्वारा। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया आईसी के द्वारा। आईसी से फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनी और फोर्थ पीढ़ी में आए हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर और बीएलएसआई तकनीकी। और बीएलएसआई तकनीकी को फिर रिप्लेस किया गया यूएलएसआई तकनीकी के द्वारा, जहाँ हमारे साथ में एआई भी आ गया था, पैरेलल प्रोसेसिंग भी आ गया था, वॉइस रिकॉग्निशन आ गया। ये सारी चीज़ें 5th जनरेशन में आई थी। तो एक एक करके आपको इनको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरेशन के यहीं से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।